नमस्कार मित्रों। 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट थर्ड। इससे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 11 रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो रूल्स हैं उनकी चर्चा आज के इस पार्ट में हम करेंगे और इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट हम और बनाएंगे और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आने वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि हम 11 रूल्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये 12वां रूल है। तो रूल नंबर 12 देखते हैं कि जब 2 सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो अभी तक हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही है कि हम जो वर्ब है वाक्य में वो किस आधार पर हम यूज़ करते हैं। तो उसी के संदर्भ में 12वां जो नियम है वो एक कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यदि हमारे 2 सब्जेक्ट हैं और वो दोनों सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हमें वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अनुसार यूज करनी है। तो यहाँ पर ये नियम कहता है कि वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें यूज़ करनी है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल है कि नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वर प्लेइंग द मैच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाक्य में 2 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल और दूसरा सब्जेक्ट है द टीचर्स, और दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो हमारा कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हमारा बाद वाला जो सब्जेक्ट है द टीचर्स, वो आप देख सकते हैं ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल होगी। पहला जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, तो हमें सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। तो विशेष ध्यान रखना है कि जब हमारे वाक्य में 2 सब्जेक्ट हों और दोनों किससे जुड़े हुए हों, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ये कंजंक्शन है। और इसी के अंतर्गत करेक्शन ऑफ सेंटेंस जो हमारा जो छठी यूनिट है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश की, उसमें हमारे कंजंक्शंस भी हैं और मोस्ट ऑफ कंजंक्शंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब हमारा सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों तो हमें बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का यूज़ करना है। जैसे सेकंड हमारा एग्जाम्पल है नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच वाज प्लेइंग द मैच। तो यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट वो प्लेयर्स है, प्लूरल है, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट है द कोच, सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो बाद वाला जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके अनुसार हमने यहाँ पर वॉज यूज़ की है। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि पहले में हमारा बाद वाला जो सब्जेक्ट वो प्लूरल था और दूसरे वाक्य में हमारा बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो हमने जो वर्ब है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर यूज़ की है। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 13 कि यदि किसी वाक्य में अदर या अनोदर का प्रयोग हुआ है तो अदर के बाद नाउन भी हमेशा प्लूरल ही आती है, वह वर्ब भी प्लूरल ही आती है। तो यहाँ पर हम 2 वाक्यों की बात करते हैं कि यदि हमारे किसी वाक्य में अदर शब्द है या फिर किसी वाक्य में अनदर है तो हमें वर्ब और सब्जेक्ट किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो पहला हमारा जो शब्द है अदर, तो अदर की हम बात करें तो यदि हमने किसी वाक्य में अदर का यूज़ किया है तो उसके बाद जो भी नाउन आएगी वो नाउन भी प्लूरल होगी, और यदि नाउन हमारी प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी वहाँ पर प्लूरल ही होगी। इसी के विपरीत हम अनोदर की बात करते हैं तो अनोदर के बाद हमेशा नाउन और वर्ब सिंगुलर ही आती है। तो दूसरा जो शब्द है अनोदर वो हमें बताता है कि यदि हमें वाक्य में अनोदर शब्द का हमने यूज़ किया है तो उसके बाद जो भी नाउन आएगी वो नाउन भी सिंगुलर होगी, और उस सिंगुलर नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो भी हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। ये चीज़ें हमने डिटरमिनस में भी हमने पढ़ी है, अदर है, अनोदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। वहाँ पर भी हमने बताया था कि अदर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, अनोदर जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि देयर आर
सो मैनी अदर स्कूल्स बेटर देन दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाक्य में हमारा जो वर्ड है वो अदर वर्ड है, और अदर के बाद जो हमारे नाउन यूज़ किया है वो प्लूरल नाउन है स्कूल्स। तो अदर के बाद हमने नियम में यही पढ़ा है कि यदि हमने किसी वाक्य में अदर शब्द हमने यूज़ किया है तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, और प्लूरल नाउन आएगी तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी हमारी प्लूरल होगी। तो देयर आर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब हमने पहले यूज़ की है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो देयर आर वाला स्ट्रक्चर है, देयर इज़ देयर आर। तो यहाँ पर वर्ब हमें देयर के साथ यूज़ करनी है। तो यहाँ पर जो आर वर्ब है वो स्कूल्स के अनुसार हमने यहाँ पर प्रयोग की है। तो अदर से आपको ध्यान रखना है कि नाउन भी प्लूरल और आने वाली वर्ब भी हमें प्लूरल यूज़ करनी है। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है कि देयर इज़ अनदर बुक इन माई लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया वो अनदर है, और अनदर के बाद जो नाउन आई है वो सिंगुलर है बुक, और सिंगुलर नाउन के अनुसार जो वर्ब यूज़ की है देयर के साथ वो भी हमारी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ किया गया है। तो दोनों ही वर्ड आपको याद रखना है कि अदर प्लूरल के लिए यूज होता है और अनदर सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा नियम है नियम नंबर 14। ये कहता है कि जब कोई नाउन पूरी क्लास को व्यक्त करे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कोई नाउन है और वो पूरे क्लास यानी वर्ग को वहाँ पर प्रेजेंट करे, व्यक्त करे, तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। दिखने में ये जो वर्ब है, ये जो नाउन है वो हमें सिंगुलर दिखती है, लेकिन इसके साथ जो हमें वर्ब यूज़ करनी है वो हमें प्लूरल यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कौन कौन से नाउन है मोस्ट ऑफ, वो मैंने एक लिस्ट भी यहाँ पर ब्रैकेट में दी है। जैसे द पुअर है, द रिच है, द यंग है, द ओल्ड है, द इंग्लिश है। तो इस तरह से यदि कोई नाउन है तो ये पूरे क्लास को यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द पुअर का मतलब यदि यहाँ पर पूरे गरीब हैं, द रिच का मतलब सारे अमीरों की यदि बात कर रहे हैं तो हमें इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, जो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आप लिखें तो सारी चीज़ें आपको याद रहे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द पुअर का अर्थ सभी गरीब लोग। तो उसी संदर्भ में हमें प्लूरल यूज़ करना है जब उसका मतलब पूरा जो वर्ग है, पूरी जो क्लास है वो आए। यदि द पुअर किसी एक व्यक्ति के लिए वहाँ पर यूज होता है तो वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ये विशेष सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पर द पुअर्स द रिचेज लिखना बिल्कुल गलत है। इसको हम यदि बहुवचन बनाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत होगा। तो छोटी सी यहाँ पर ये नियम है कि आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई नाउन है और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, व्यक्त करती है, तो वहाँ पर हमें नाउन सिंगुलर होने के बावजूद भी वहाँ पर उसके साथ हमें वर्ब प्लूरल यूज़ करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि द पुअर आर ट्रस्टवर्दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द पुअर हमें दिखने में सिंगुलर है, लेकिन ये यहाँ पर पूरे क्लास को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल हमने यूज़ की है कि द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, यानी जो गरीब हैं वो विश्वास पात्र होते हैं। द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर, कि जो अमीर लोग हैं वो जनरली प्रायः अनकाइंड टू द पुअर, गरीबों के प्रति निर्दयी होते हैं, अनकाइंड होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है आर। तो यहाँ पर दोनों ही जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में द पुअर और सेकंड सेंटेंस में द रिच, दोनों के दोनों जो नाउन है वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। तो यही हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करती है तो सिंगुलर होने के बावजूद भी हमें उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 15। यदि ऑल व सम के साथ काउंटेबल नाउन का यूज होता है तो वह प्लूरल नाउन के रूप में ही होता है और वर्ब भी वहाँ पर प्लूरल आती है। तो ये थोड़ा सा बड़ा नियम है, लेकिन यदि आप इसे शॉर्ट में देखेंगे तो हमें दो शब्द यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक शब्द है ऑल और एक शब्द है सम।
तो ये भी हमने डिटर्मिनस में पढ़ा है दोनों के दोनों। तो ऑल और सम के बाद यदि हमें किसी नाउन का यूज़ करना है, जैसे हमने अभी पिछले एक नियम में पढ़ा था अदर और अनोदर, तो वो सेम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑल और सम के बाद कोई नाउन आती है और वो नाउन कैसी हो, काउंटेबल हो, यानी गिनने योग्य हो, उसको गिन सके, तो वहाँ पर वो नाउन हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल। और वर्ब भी कैसी रहेगी, वर्ब भी हमें वहाँ पर प्लूरल ही यूज़ करनी है। और यदि ऑल व सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो वह सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयुक्त होती है और वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है कि ऑल और सम के बाद सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों तरह की संज्ञाओं का प्रयोग होता है। तो यदि वो काउंटेबल नाउन है तो वो नाउन प्लूरल होगी, और यदि वो अनकाउंटेबल है तो वो जो उसको जो नाउन को हम मानेंगे वो सिंगुलर मानते हैं, उसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं क्लियर करने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है कि सम स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि कोई भी जो नियम है वो जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसीलिए हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताते हैं और हर चीज़ को समझने के लिए उदाहरण बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सम और ऑल की बात करी थी, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने सम का यूज़ किया है और नियम में हमने बताया था कि सम के बाद यदि काउंटेबल नाउन है तो हमेशा वो प्लूरल में आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट ना लिख करके यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट्स, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा प्लूरल ही यूज़ होती है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि सम के बाद काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हमें वर्ब यूज़ करनी है, और यदि सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो उसे हमें सिंगुलर मानना है। दूसरा एग्जाम्पल है कि ऑल द प्लेयर्स वर प्लेइंग वेरी वेल, सभी खिलाड़ी अच्छी तरह खेल रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल शब्द है, इसके बाद काउंटेबल नाउन है तो वो हमें प्लूरल यहाँ पर यूज करनी है, प्लेयर्स। और यदि हमारी वर्ब ही प्लूरल है ऑल के बाद तो हमें जो वर्ब है, यदि हमारे नाउन ही प्लूरल है तो हमारे जो वर्ब है वो भी हमें यहाँ पर प्लूरल यूज़ करनी है। तो दोनों जो वाक्य हैं इसमें आप देख सकते हैं कि सम और ऑल के बाद यहाँ पर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो 2 एग्जाम्पल हैं उसमें हमने अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया है ऑल के साथ और सम के साथ, कि ऑल द मनी इज़ सेफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल के बाद द मनी है और द मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और यदि ऑल के बाद और सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है तो उसे हमें सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी वहाँ पर हमें सिंगुलर यूज़ करनी है। इसी वजह से हमने यहाँ पर इज का यूज़ किया है। देयर वाज सम मिल्क इन द जग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सम है और सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पर यूज़ किया है मिल्क, तो यहाँ पर जो वर्ब थी वो भी हमने सिंगुलर यूज़ किया वॉज। तो देयर वॉज सम मिल्क इन द जग। तो यहाँ पर चारों एग्जाम्पल से आपका जो 15वां जो नियम है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऑल और सम के बाद काउंटेबल नाउन आती है तो वह हमारी हमेशा प्लूरल होगी और उसके साथ वर्ब भी हमें प्लूरल यूज़ करनी है। और यदि ऑल और सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो उसे हमें सिंगुलर मानना है और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट आज का हमारा रूल है रूल नंबर 16, कि कुछ नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता और उनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। तो इस नियम में हम कुछ संज्ञाएं, कुछ नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जो नाउन अनकाउंटेबल होती हैं और अनकाउंटेबल होने की वजह से उनको बहुवचन यानी उसमें एस और ई एस आदि अपन जोड़ करके उसको बहुवचन नहीं बना सकते, और बहुवचन ना बनने के कारण उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसे जो नाउन्स हैं उनके साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। कौन कौन से हैं यहाँ पर कुछ लिस्ट मैंने डाली है, जैसे फर्नीचर है, लगेज है, इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है, वर्क है कार्य, नॉलेज ज्ञान, बिहेवियर व्यवहार, सीनरी दृश्य, ट्रैफिक यातायात, इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, म्यूजिक है, संगीत, प्रोग्रेस उन्नति, वेदर मौसम, साइंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगेज सामान, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो आपके परिचित हैं
और एक दो शब्द यदि नहीं है तो उसको आप विशेष आप उस पर फोकस करें और उसको याद रखने का प्रयास करें, ताकि परीक्षा में इनमें से कोई सा भी शब्द आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, जो लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, ये सारे के सारे शब्द अनकाउंटेबल नाउन है और इनका हमें प्लूरल नहीं बना सकते। फर्नीचर है तो फर्नीचर रहता है, फर्नीचर्स हम नहीं कह सकते। तो इस तरह से यदि ये शब्द हमारे वाक्य में आते हैं तो वहाँ पर हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क के साथ हमने यहाँ पर इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही ताकत है या ज्ञान ताकत होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नॉलेज जो है वो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ किया है। हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहेवियर शब्द भी हमारे ऊपर दी गई लिस्ट में है और ये भी अनकाउंटेबल है और इसका भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। इसी वजह से बिहेवियर के साथ भी हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में वर्क का यूज़ किया है, सेकंड में हमने नॉलेज को लिया है, थर्ड में हमने बिहेवियर को लिया है और तीनों के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा नियम है नियम नंबर 17 कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं। ऐसे नाउन्स 2 भागों में बने होते हैं, जैसे सीजर्स है, कैंची है, पैंट्स हैं जो हम पैंट्स पहनते हैं, ट्राउजर्स है, बाइनोकुलर्स है दूरबीन है, टंग्स चिमटा है, स्पेक्टेकल्स चश्मा है, सोर्ड्स है, शूज हैं, ग्लासेज, यहाँ पर ग्लासेज भी चश्मे के लिए ही यूज़ किया गया है, गॉगल्स है, चश्मा है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो हमें दिखने में प्लूरल लगते हैं और प्लूरल होने की इस पे जो वजह है वो भी हमने यहाँ पर लिख दी है कि ये जो नाउन्स हैं, ये जो वस्तुएं हैं वो 2 भागों में बनी होती। जैसे सीजर्स है तो सीजर्स जो कैंची होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पैंट्स है, पैंट्स में भी 2 लेग्स होती हैं, दोनों पैरों में पहनने के लिए वहाँ पर भी 2 पार्ट होते हैं। बाइनोकुलर्स है तो इसमें भी प्रायः दोनों आँखों के सामने हमारी 2 लेंस लगे होते हैं। तो ऐसे शब्द जो 2 पार्ट्स में बने होते हैं और वो हमेशा ही इंग्लिश में यदि उनके शब्द यूज़ करेंगे तो हमेशा वो प्लूरल ही लगते हैं और प्लूरल्स की तरह ही उसे हमें लिखना होता है। यानी हमें पहला जैसे यहाँ पर सीजर्स लिखा है, इसको हम सीजर लिखेंगे तो हमारा जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। ये हमेशा इसको हम हिंदी में बोले तो नित्य बहुवचनांत बोलते हैं कि हमेशा ये बहुवचन ही होते हैं। जैसे पैंट्स, इसको पैंट अपन बोलते हैं तो गलत है, पैंट्स होता है। ऐसे ट्राउज़र नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। बाइनोकुलर भी नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है। तो अंग्रेजी में हमेशा ये बहुवचन ही लिखे जाते हैं और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमारी प्लूरल का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है प्रमुख प्रमुख शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, तो आपको ध्यान रखना है कहीं ये 2 पार्ट्स की तो नहीं बनी है। तो कोई भी वस्तु यदि 2 पार्ट से बनी है तो हमेशा वो बहुवचन में लिखी जाती है, प्लूरल में लिखी जाती है और उसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो भी हमारी प्लूरल ही होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि हिज ट्राउजर्स आर न्यू, इसका जो ट्राउज़र है वो नया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राउजर्स है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का यूज़ किया है। माई शूज़ आर वाइट, मेरे जूते सफ़ेद हैं, तो यहाँ पर शूज़ है, इसी वजह से प्लूरल का यहाँ पर यूज़ किया गया है। हर स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल, उसका जो चश्मा है वो सुंदर है, तो यहाँ पर भी आर का यूज़ किया है। स्पेक्टेकल ना यूज़ करके हमें स्पेक्टेकल्स यहाँ पर यूज़ करना है। हिज पैंट्स आर टाइट, उसकी पैंट्स टाइट है, तो यहाँ पर पैंट्स की वजह से यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। तो चारों के चारों जो सेंटेंस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर जो लिस्ट है उन्हीं नाउन्स का यहाँ पर प्रयोग किया है और सारे के सारे जो नाउन्स हैं वो 2 पार्ट्स में बने हैं, इसीलिए ये हमेशा बहुवचन में होते हैं और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी हमेशा बहुवचन ही रहती है, प्लूरल ही रहती है। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 18 कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म्स में एक जैसे ही होते हैं। तो ऊपर हमने देखा कि जैसे बाइनोकुलर्स है, पेंट्स है,
वो हमेशा बहुवचन ही हमें उसे लिखना होता है। लेकिन नेक्स्ट नियम हमें कहता है कि इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल भी उसी तरह लिखे जाते हैं और सिंगुलर भी उसी तरह लिखे जाते हैं। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। जैसे सिप है, सिप यानी होता है भेड़, तो सिप एक वचन के लिए भी हमें सिप ही यूज़ करना होता है, और प्लूरल यदि हमें बताना है, बहुवचन हमें बताना है, तो भी हमें सिप ही लिखना होता है। पीस है, फिश, फिश यानी मछली, तो यहाँ पर मछली के लिए भी बहुवचन हो तो भी हमें फिश शब्द का यूज़ करना है, और सिंगुलर हो तो भी हमें फिश का ही यूज़ करना होता है। शिप्स हम नहीं लिख सकते और फिशेज भी हम नहीं लिख सकते। इसमें ई एस नहीं जोड़ सकते, इसमें एस नहीं जोड़ सकते, वरना हमारा ये जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे जो नाउन हैं, इनके साथ वर्ब वाक्य के संदर्भ के अनुसार आती है कि यदि वाक्य में संदर्भ एक वचन का है, सिंगुलर का है, तो हमें वर्ब सिंगुलर यूज करनी है, और यदि वाक्य में सेंस प्लूरल का है तो हमें वहाँ पर वर्ब प्लूरल की ही हमें उस ब्लैंक्स में भरनी है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यदि ऐसी नाउन्स आ जाएं जो सिंगुलर भी वैसी होती हैं और प्लूरल भी वैसी ही होती हैं, तो हम किस तरह की वहाँ पर वर्ब भरे, किस तरह की वर्ब हमें वहाँ पर यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब हमें यूज़ करनी है या फिर प्लूरल। तो वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हमें वाक्य का जो संदर्भ है हमें वो देखना होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ए सिप इज़ ए ब्यूटीफुल एनिमल, कि भेड़ एक सुंदर जानवर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में ही यहाँ पर ए शब्द लगा दिया गया है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो सिप है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ब इज़ का यूज़ किया है। नेक्स्ट है कि मैनी शिप आर ग्रेजिंग देयर, तो यहाँ पर मैनी शब्द है, वो हमें बताता है कि मैनी जो डिटर्मिनस है वो प्लूरल के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है, लेकिन मैनी के बाद में हम शिप्स नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने ऊपर नियम में पढ़ा है कि शिप सिंगुलर के लिए भी शिप होता है और प्लूरल के लिए भी शिप होता है। लेकिन मैनी डिटर्मिनस के कारण हमें यहाँ पर पता है, सेंस हमें पता है कि यहाँ पर ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब आर का यूज़ हमने किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैनी यहाँ पर वर्ड है और फिश यहाँ पर है, तो वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन मैनी की वजह से यहाँ पर जो हमने वर्ब भरी है वो हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया है। तो इस तरह से आपको सेंस देखना है ऐसे नाउन्स में जो दिखने में प्लूरल भी और सिंगुलर भी एक जैसे होते हैं, उसमें हमें और क्लू पकड़ना है। जैसे यहाँ पर ए है, इसमें मैनी था, इसमें भी मैनी था, तो ऐसे क्लू पकड़ करके हमें वहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है सेंस के अनुसार। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 19 कि यदि किसी वाक्य में इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज या कोई क्लोज सब्जेक्ट का कार्य करता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 चीज़ों की बात की जा रही है। पहला है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब है टू के बाद कोई वर्ब होती है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं जीरंड। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि नाउन का कार्य करती है तो उसे हम जीरंड कहते हैं। तीसरा है फ्रेज, यानी शब्द समूह को हम फ्रेज कहते हैं जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। और क्लोज का अर्थ है कि ऐसा वाक्य का भाग, क्लोज यानी उपवाक्य जो हम पढ़ भी चुके हैं कि क्लोज एक ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जिसका खुद का एक सब्जेक्ट हो और खुद की एक वर्ब हो, लेकिन वो किसी दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ, उसे हम क्लोज कहते हैं। तो यहाँ पर चारों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज और क्लोज। यदि ये चारों के चारों किसी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हों, यदि वाक्य के स्टार्ट में हो और वो वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहे हो, सब्जेक्ट का कार्य करते हो, तो इनके साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ ही करना है। जैसे चारों के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जीरंड का भी यहाँ पर लिया है, इन्फिनेटिव का भी लिया है। जैसे पहला सेंटेंस है स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विमिंग एक जीरंड है और यहाँ पर इस वाक्य में ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, तो स्विमिंग के बाद जो हमने वर्ब यूज़ की है वो हमने सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज़ की है।
दूसरा एग्जाम्पल है कि टू स्विम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसके साथ भी हमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करनी है कि टू स्विम इज़ गुड फॉर यू, तैरना आपके लिए अच्छा है। थर्ड एग्जाम्पल है वो फ्रेज है कि हाउ टू स्टार्ट इट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शब्द समूह को हम फ्रेज कहते हैं, और फ्रेज और क्लोज में सिर्फ इतना सा अंतर है कि क्लोज हम उसे कहते हैं जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट हो और खुद की एक वर्ब हो, और फ्रेज उसे कहते हैं शब्द समूह है लेकिन उसका सब्जेक्ट भी नहीं है और उसमें यदि वर्ब भी नहीं है तो हम उसे फ्रेज कहते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट इट, ये चार शब्द एक फ्रेज का कार्य करते हैं। तो यदि फ्रेज भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, वाक्य के स्टार्ट में है, तो उसके साथ भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब ही हमें यूज़ करनी है। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है, यहाँ पर हम प्लूरल और सिंगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं, तो ऐसे वाक्य में भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जीरंड का भी लिया है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा इन्फिनिटिव का था, तीसरा एग्जाम्पल हमारा फ्रेज का हो गया। चौथा हम देखते हैं क्लोज का कि द सी इज़ पुअर इज़ नोन टू मी, तो यहाँ पर दैट हमें यूज़ करना है कि दैट सी इज़ पुअर। तो ये एक क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोज की मैंने एक परिभाषा बताई थी कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी है, खुद का इसका सब्जेक्ट भी है, इसकी एक वर्ब भी है, इसलिए हम इसको फ्रेज ना कह करके इसको हम क्लोज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक जो चार शब्द हैं ये क्लोज हैं, और ये जो क्लोज है वो चौथे एग्जाम्पल में हमारे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हमने यही पढ़ा है कि यदि कोई जीरंड हो, इन्फिनिटिव हो, फ्रेज हो, क्लोज हो और वाक्य में वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हो, सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहे हो, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है। तो यहाँ पर इज भी एक सिंगुलर वर्ब है। तो चारों को नियम जो मैंने ऊपर बताया था उनको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिर भी इनसे संबंधित जितने भी अपन नियम पढ़े हैं, इनसे संबंधित आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट हमारा नियम है रूल नंबर 20 कि यदि वाक्य में थोड़ा बड़ा नियम है और यहाँ पर शब्दों की लिस्ट भी आपको याद रखनी है कि यदि वाक्य में ए नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, प्रपोर्शन ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मच ऑफ, मैनी ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन है तो हमेशा वह नाउन प्लूरल होती है और उसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर ऊपर वाली लिस्ट को आपको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ आदि शब्द है, ऑफ के बाद में यदि कैसी नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, गिनने योग्य यदि वो नाउन हो तो वो हमारी सिंगुलर नाउन नहीं होगी, वो नाउन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल। और यदि नाउन हमारी प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी हमें प्लूरल ही यूज़ करनी होती है। और यदि इन्हीं शब्दों के साथ में पार्ट ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ आदि शब्दों के बाद में यदि हमारी नाउन अनकाउंटेबल है तो उस अनकाउंटेबल नाउन हमें सिंगुलर यूज़ करना है और उसके साथ जो वर्ब है वो भी हमें सिंगुलर ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पर जो महत्व है वो हमारा किसका है, यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर होना चाहिए। शब्द तो हमें याद रह जाएंगे, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन शब्दों के साथ ऑफ शब्द आ रहा है और इनके बाद में यदि हमारी जो नाउन है वो काउंटेबल है तो प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल होगी, और इन शब्दों के बाद में यदि हमारी नाउन अनकाउंटेबल है तो हमें सिंगुलर फॉर्म में उसको यूज़ करना है और उसके साथ वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब भी यूज़ हमें वहाँ पर करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है कि प्लेंटी ऑफ शुगर इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर इस पर हमें फोकस करना है कि शुगर काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है और इसका जो यूज है वो प्लेंटी ऑफ के बाद किया गया है, तो यहाँ पर इसे हम सिंगुलर मानते हुए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमें सिंगुलर यूज़ करनी है। तो पहला एग्जांपल है प्लेंटी ऑफ शुगर,
तो प्लेंटी ऑफ के बाद में यदि अनकाउंटेबल नाउन है, ऊपर हमने पढ़ा है, तो उसके साथ हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करनी होती है। दूसरा एग्जाम्पल है ए लॉट ऑफ बुक्स वर देयर। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ का यूज़ किया गया है और इसके बाद जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमें यहाँ पर बहुवचन इसका यूज़ करना है बुक्स, और इसके साथ जो वर्ब है वो भी हमने यहाँ पर प्लूरल यूज़ की है। तीसरा एग्जाम्पल है प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन परचेज्ड। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं प्लेंटी ऑफ के बाद में चेयर्स है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो हमने प्लूरल यहाँ पर यूज़ की है। तो ऊपर प्लेंटी ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन थी, तीसरे सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन थी, तो ऊपर वाले में अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है और तीसरे में काउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। चौथा एग्जाम्पल है लॉट ऑफ मिल्क वाज सेंट देयर। बहुत सारा दूध वहाँ भेज दिया गया था। तो ए लॉट ऑफ के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं मिल्क है, अनकाउंटेबल है, इसी वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो दूसरे एग्जाम्पल में लॉट ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन थी, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया था। चौथे वाक्य में लॉट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो सीधा सा नियम है कि जो ऊपर लिस्ट बताई गई है, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, इनके बाद में यदि काउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमें प्लूरल यूज़ करनी है, नाउन भी हमें प्लूरल यूज़ करनी है, और यदि इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन है तो उस नाउन का हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है, और उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी हमें सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही। इसका एक लास्ट वीडियो हम बनाएंगे, जो भी नियम शेष हैं उनको हम उस लास्ट वीडियो में शामिल करने का प्रयास करेंगे, और उसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में आपको कंटेंट कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।